जेएस की ऑनलाइन स्टडी में मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने दो बलों की कथा मुंशी प्रेमचंद, उपभोक्तावाद की संस्कृति श्यामा चरण दुबे, उसके बाद लासा की और राहुल सांकृत्यायन और सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन आदि पाठों को पढ़ लिया है। आज क्षितिज भाग 1 का 5वां पाठ लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को खत्म कर दिया गया। देखिए, पाठ किसने लिखा है, किस पर केंद्रित है, इसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल में बता दूं कि 1857 की महान क्रांति, जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जिसके प्रमुख योद्धाओं में माने जाते हैं तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा। और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे नाना साहब की पुत्री देवी मैना की। एक छोटी बच्ची है, नन्ही क्रांतिकारी है, और उस बच्ची के शौर्य को, उस बच्ची की वीरता को, उसके उत्साह को, देश के प्रति उसके जुनून को हम आज इस रिपोर्टाज शैली में लिखे गए पाठ के माध्यम से जानेंगे। अब मैं बात करूं कि इस पाठ को किसने लिखा है। इस पाठ की लेखिका है चपला देवी। चपला देवी द्विवेदी युग की लेखिका है। कौन सा युग है? द्विवेदी युग। देखिए, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, कौन सा काल? आधुनिक काल की समय सीमा है विक्रम संवत 1900 से लेकर अब तक अद्यतन। देखिए, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कई भागों में विभाजित है, जिसमें सबसे पहले जो काल आता है वो है भारतेंदु काल या भारतेंदु युग, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र पर आधारित है। उसके बाद जो काल आता है उसका नाम है द्विवेदी युग। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। उसके बाद जो काल है वो है छायावाद। उसके बाद प्रगतिवाद, क्रमशः है प्रयोगवाद, क्रमशः है नई कविता, क्रमशः है नई कहानी, साठोत्तरी कविता, साठोत्तरी कहानी, ये युग है। तो चपला देवी है वो द्विवेदी युग की लेखिका है, और द्विवेदी युग का पीरियड है 1900 से 1918 ईस्वी। छायावाद का युग है 1918 से 1936। प्रगतिवाद 1935 के बाद चल पड़ा था, जहाँ मुंशी प्रेमचंद लखनऊ में और प्रगतिवादी आंदोलन के पहले अध्यक्ष बने थे। प्रयोगवाद अज्ञेय जी लेकर आए थे हिंदी साहित्य में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय 1943 को लेकर आए थे। अब देखिए, जो चपला देवी है वो कौन से युग की लेखिका है? द्विवेदी युग की लेखिका है। यहाँ लिख रखा है कि द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। देखिए, प्राचीन लेखिका है और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है कि चपला देवी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कौन कौन सी रचनाएं आपने लिखी हैं। इतना ही पता है कि चपला देवी तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण लेखिका थी, और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही है। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन 1857 अर्थात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 तक 90 वर्षों के इस इतिहास में
ऐसा नहीं है कि कुछ गिने चुने क्रांतिकारियों ने, गिने चुने लेखकों ने ही राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया हो। जितने नाम अपन जानते हैं कि ये राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख अग्रणी क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, राष्ट्र नायक थे, या स्वतंत्रता आंदोलन के देशभक्त क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं, उनसे कई गुना अर्थात अनंत लोग ऐसे हैं जो इतिहास में दर्ज होने से रह गए। उनमें से एक लेखिका है चपला देवी। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आजादी की नन्ही सिपाही थी। देखिए, यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है, अर्थात इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास इस बात को कहता है कि जो 1857 की क्रांति थी, इसके एक विद्रोही नेता थे जिनका नाम था धुंधुपत। धुंधुपत उनका उपनाम था और वैसे नाम क्या था? नाना साहब। और ये क्या थे? इनका पद क्या था? पेशवा। मराठा सम्राट थे महाराष्ट्र के और इनका पद था पेशवा। अब जैसे प्राचीन काल छत्रपति शिवाजी से ये चला रहा था, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, उसके बाद बाजीराव के बाद ये पेशवा बने जिनका नाम क्या था? नाना साहब। ऐसे में 1857 की क्रांति उग्र हो जाती है। ये क्रांति 31 मई 1857 को शुरू होनी होती है और 10 मई 1857 को ये क्रांति किन्हीं कारणवश शुरू हो जाती है और इसमें अंग्रेज हैं वो नाना साहब के पीछे पड़ जाते हैं इनको पकड़ने के लिए। अब उनकी पुत्री बालिका मैना, नाना साहब की पुत्री का नाम क्या है? मैना। आज़ादी की एक नन्ही सिपाही थी जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है और यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। रिपोर्टाज हिंदी का रिपोर्टाज शब्द है, वो इंग्लिश के रिपोर्ट से बना है और रिपोर्टाज हिंदी की एक विधा है। जिस प्रकार निबंध, संस्मरण और कहानी एक विधा है, वैसे ही हिंदी की रिपोर्टाज एक विधा है। रिपोर्ट शैली में इस गद्य रचना को चपला देवी ने लिखा है जो प्रारंभिक रिपोर्टाज शैली कही जा सकती है। अर्थात तब रिपोर्टाज शैली अस्तित्व में नहीं थी, लेकिन ये रिपोर्टाज शैली में ही हम इसको मान सकते हैं। उसके बाद इस पाठ की समरी पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। क्या लिखा है कि मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। देश के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जिन्होंने भी अपने प्राणों की बाजी लगाई है और जिन्होंने भी अपने खून से इस देश को सींचा है, वे सभी हमारे लिए किसके पात्र हैं? गौरव और सम्मान के पात्र हैं। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। किशोर उम्र के हैं आप, 13, 14, 15, 16 साल के बच्चे हैं। आपको देश के राष्ट्रीय आंदोलन की घटना से जोड़ने के लिए ये पाठ किस अखबार से लिया गया है? तत्कालीन अखबार था एक उस समय जिसका नाम था हिंदू पंच। हिंदू पंच अखबार में एक अंक निकलता था जिसका शीर्षक क्या होता था? बलिदान। वहां से इस पाठ को लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अर्थात 1900 के आसपास, यानी ये कह सकते हैं कि आज से 110 साल पहले किस प्रकार की हिंदी अस्तित्व में थी, किस प्रकार के मानक हिंदी थी वर्तमान तत्कालीन समय में, वो दी सेम हमने यहाँ इसको रखा जैसा चपला देवी ने लिखा है, उसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। ये प्रकाशक कहता है कि हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि उस समय हिंदी किस प्रकार की लिखी जाती थी, ताकि हम आप है वो तत्कालीन हिंदी से भी परिचित हो सके। तो देखते हैं, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इस पाठ को
और जानने का प्रयास करते हैं कि नन्ही क्रांतिकारी ने किस प्रकार से भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ, देखिए, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। शुरुआत करते हैं पाठ की। सन 1857 के विद्रोही नेता दंदुपत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी। देखिए, अंग्रेज, आपको पता है कि भारत में 1700 के आसपास आए। अब देखिए, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ अवध के नवाब के बीच और अंग्रेजों के बीच। उसके बाद धीरे धीरे ये कुछ समय के लिए कमजोर पड़ गया, क्योंकि दोनों ही युद्धों में अंग्रेजों ने भारत के राजाओं को परास्त किया। उसके बाद अंग्रेज भी इस बात को समझ गए कि भारत में अगर हमें राज करना है तो भारतीयों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे में 1857 आते आते जब भारतीयों के पानी नाक तक आ गया कि अब इस माहौल में अपन जी नहीं सकते हैं या आर पार की लड़ाई करनी पड़ेगी अंग्रेजों के साथ। ऐसे में 1857 के विद्रोही नेता, इसको यहाँ पर लेखिका ने विद्रोही नेता बताया है, क्योंकि अंग्रेजों ने, आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो 1857 की क्रांति को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा सबसे पहले वीडी सावरकर ने दी थी। विनायक दामोदर सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया था। अंग्रेजों ने इसको क्या बताया था? प्रथम विद्रोह बताया था। तो यहाँ पर दंदुपत के बारे में क्या लिखा है? विद्रोही नेता, जबकि वो विद्रोही नेता नहीं थे, एक देशभक्त क्रांतिकारी थे और अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराना चाहते थे। और जब वो कानपुर में असफल हो गए और वहां से भाग गए तो जल्दबाजी में अपनी पुत्री, जिनका नाम क्या था, मैना, को वे अपने साथ नहीं ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया गया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता। देखिए, इस पाठ की वर्तनी और मुद्रण को हमने चेंज नहीं किया है। तत्कालीन हिंदी में अंग्रेजों ऐसे लिखा जाता था। आज अगर अंग्रेज लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, और उस वक्त कैसे ऐसे लिखा जाता था। आपको इस बात से जानकारी देने के लिए कि तत्कालीन हिंदी किस प्रकार से लिखी जाती थी, तो अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से, क्रूरता भाववाचक संज्ञा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? निर्दयता से, उस निरीह का मतलब है बेचारी, और निरपराध, जिसने कोई भी अपराध नहीं किया उसको क्या बोलते हैं? निरपराध। देवी को अग्नि में भस्म कर दिया, अर्थात आग के हवाले कर दिया, आग में जला दिया गया। किसको? नाना साहब की पुत्री देवी मैना को। और उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी, अगर कोई पत्थर दिल व्यक्ति होता है वो भी पिघल जाए, मगर अंग्रेज तो उससे भी गए बीते निकले। उनका हृदय एक बार के लिए भी पिघला नहीं, द्रवीभूत नहीं हुआ। द्रवीभूत का मतलब है पिघलना, उनका हृदय नहीं पिघला। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब को महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। देखिए, दंदुपत नाना साहब पेशवा कानपुर से
भाग निकले हैं। बिठूर में बालिका है, महल के अंदर है, और जब वे अंग्रेजों के हाथ नहीं लगते हैं तो अंत में अंग्रेजों ने ये निर्णय लिया कि नाना साहब से जुड़ी तमाम संपत्तियों को भस्म कर दिया जाए, चाहे वो चल संपत्ति है चाहे वो अचल संपत्ति है। ऐसे में उस महल को भस्म कर देने के इरादे के साथ अंग्रेज उस महल के अंदर घुसते हैं। महल का कोना कोना वो छान मारते हैं, जितनी भी संपत्ति है उसको हथिया लेते हैं। उसको हथिया लेने के बाद उस महल को आग के हवाले करने की योजना बनाते हैं। जब वे योजना बना रहे होते हैं तो ऐसे में नाना साहब की पुत्री देवी मैना उस महल से निकलकर बाहर आती है, जबकि वे महल का कोना कोना छान चुके हैं, कोने कोने में देख चुके हैं, जांच पड़ताल कर चुके हैं। जब अंग्रेज जांच पड़ताल कर रहे थे उस वक्त नाना साहब की पुत्री देवी मैना उन्हें कहीं भी नजरे नहीं आई थी। ये बात बताइए। देखिए, यह देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई नहीं दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवेश देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई और सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। उसका करुणापूर्ण मुख अर्थात दयालुता युक्त मुख और अल्पवेश का मतलब छोटी उम्र की बालिका देखकर सेनापति को, अंग्रेज सेनापति को थोड़ी बहुत दया आई और सेनापति ने उस बालिका से पूछा कि आप क्या चाहते हो। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया। शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर तो शायद आपको भी नहीं देना आता होगा इतने सालों में, लेकिन 1857 में मैना ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दे दिया और क्या कहा कि क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। कि अर्थात अंग्रेज सेनापति ने पूछा कि क्या चाहती हो। इसके जवाब में बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में क्या उत्तर दिया कि कृपा कर, अर्थात इस महल की आप रक्षा करने का थोड़ा प्रयास करेंगे, मैं यही चाहती हूं। उसके बाद सेनापति क्या कहते हैं, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। सेनापति का प्रश्न है, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य, अर्थात हम इस महल की रक्षा करें या न करें, इसमें आपका क्या स्वार्थ निहित है। बालिका, आप ही बताइए। कि देखो कितना अच्छा प्रश्नोत्तर कर रही है बालिका और कितने अच्छी तरीके से बालिका एक अंग्रेजों के सामने, नन्ही बालिका जिसकी उम्र लगभग 12-13 साल की होती है, और क्या कहती है कि ठीक है, मैं तो नहीं बता सकती कि मेरा क्या उद्देश्य है, मगर एक काम कीजिए, आप ही बताइए कि ये मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। मेरा तो इसका बचाने में कोई उद्देश्य है या नहीं है ये तो छोड़िए, लेकिन आप इस मकान को गिरा देंगे तो कौन से उद्देश्य की प्राप्ति इसमें आपको हो जाएगी। सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। वास स्थान का मतलब है निवास स्थान। कि यह मकान जो है ये विद्रोहियों के नेता नाना साहब पेशवा उनका निवास स्थान है और सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। विध्वंस का मतलब नाश कर देने की आज्ञा दी है, इसको खंडर करने की आज्ञा दी है, क्षत विक्षत करने की आज्ञा दी है। यहाँ सरकार का अर्थ क्या है, सरकार का अर्थ है अंग्रेज। भारत सरकार का मतलब क्या है यहाँ पर, अंग्रेज। कि अंग्रेजों की सरकार, अर्थात सरकार उस समय किसकी थी, अंग्रेजों की, तो इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं। कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ हथियार उठाए हैं वे दोषी हैं। इस जड़ पदार्थ मकान ने, जड़ पदार्थ महल ने आपका क्या बिगाड़ा है, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस महल की रक्षा की जाए। बालिका ने कितना शानदार उत्तर दिया है कि क्या इस महल ने आपका कोई नुकसान पहुंचाया है। जिन्होंने आपका नुकसान पहुंचाया, किन्होंने, नंदूपत नाना साहब पेशवा ने, वे आपके दुश्मन है, ये महल दुश्मन नहीं है। और दूसरी बात, यह महल मुझे बहुत प्रिय है, मेरा प्रिय स्थान है, इसे मुझे बहुत प्रेम है, इसलिए कृपा करके इस महल की रक्षा कीजिए। यह जवाब कौन देती है, बालिका मैना। किसकी पुत्री, नाना साहब की पुत्री, और बिठूर के महल में रहती है। अंग्रेज क्यों उस महल को समाप्त कर देना, भस्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि वे अंग्रेजों के आंखों की किरकिरी बन चुके थे। कौन, नाना साहब, इस कारण ऐसा करना चाहते थे। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे कि
अंग्रेज सेनापति और बालिका मैना के बीच वार्तालाप या संवाद शुरू हो जाता है महल की रक्षा के लिए। क्या महल की रक्षा हो पाती है? क्या अंग्रेज सेनापति बालिका की बात को मानते हैं? ये बात हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे क्या होता है। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ, पढ़ते रहिए और साथ ही साथ देश की सरकार ने जो भी नियम आपको डिसाइड किए हुए हैं उनका पालन करते रहे। सुरक्षित रहें, महफूज रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।